दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम या छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। बहुत इंपॉर्टेंट रहता है ये टॉपिक अगर आप झारखंड के किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, या तो आप झारखंड पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट, एसएससी, सीजीएल या वन डे एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इससे क्वेश्चंस जरूर बनते हैं। चाहे तो अध्याय से पूछा जाए, या कब आया उससे पूछा जाए, या संशोधन कितने हुए उससे पूछा जाए, या फिर किस पृष्ठभूमि के क्षेत्र ये आया तहत आया, तो वो भी क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो इन सब चीजों को हम समझने के लिए सबसे पहले देखते हैं ये होता क्या है और हम इसको पढ़ेंगे कैसे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं इसको पढ़ाऊंगा कुछ चीजों को ध्यान देते हुए और हम इसको बांट लेंगे ताकि आपको समझ में आए। सिर्फ रटाना मेरा मकसद नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा कि आप इसको समझ जाएं और फिर आपको छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में कभी दिक्कत ना हो। तो हम सबसे पहले देखेंगे कि ये है क्या, ठीक है, क्या है, फिर हम देखेंगे कब आया, फिर कब के बाद हम देखेंगे कि इसकी पृष्ठभूमि क्या है। मैं बता रहा हूं कि कैसे कैसे देखेंगे ताकि आपको एक समझ विकसित हो जाए। पृष्ठभूमि के बाद हम देखेंगे कि इसकी संरचना क्या है, जो बहुत महत्वपूर्ण रहती है। संरचना से क्वेश्चन बनते हैं बहुत ज्यादा। फिर हम देखेंगे महत्व, या फिर इसको आप कह सकते हैं प्रासंगिकता, जो इसमें समय समय पे संशोधन होते रहते हैं, समय समय पे इस पे विवाद उठता रहता है, उस सब के कारण क्या है, इसकी प्रासंगिकता क्या है वर्तमान समय में। तो इस तरह हम इसको समझ लेंगे छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट को, ठीक है। तो क्या है, सबसे पहले ये जान लेते हैं कि छोटा नागपुर जो अधिनियम है ये क्या है, ठीक है। तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम या छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, तो दोस्तों ये है एक अधिनियम जिसमें परिभाषित किया गया है संबंधों को। किसके संबंधों को, तो जमींदारों प्लस रैयत के संबंधों को परिभाषित किया गया है। इसमें छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट में क्या किया गया है, जमींदारों प्लस रैयत के संबंधों को परिभाषित किया गया है। अब यहाँ पे रैयत कौन है, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे कौन है रैयत छोटा नागपुर में, तो यहाँ पे जनजातियां हैं। कौन है, जनजातियां, ट्राइब्स यहाँ ज्यादा हैं। तो उन्हीं ट्राइब्स के अधिकारों का शोषण ना हो, हनन ना हो, उनके लिए ये लाया गया। बिरसा मुंडा जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, 1900 में वो अमर हो गए। उन्होंने बहुत बड़ा विद्रोह किया, जिसके बाद अंग्रेजों को लगा कि अब हमें कुछ तो करना पड़ेगा। तो इन सब चीजों को हम देखेंगे। कोल विद्रोह भी उसकी एक पृष्ठभूमि में आता है। तो सारी चीजों को देखेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि है क्या। तो जमींदार और रैयत के संबंधों को परिभाषित करने के लिए इसको लाया गया, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये हमेशा देखो, बेसिक आपको पता हो, अंडरस्टैंडिंग पता हो, रट सब लेते हैं। अगर आपको रटना ही है कि अध्याय 1 में क्या, अध्याय 2 में क्या, तो वो आप आराम से बुक देख के रट सकते हो। लेकिन समझना बहुत जरूरी है कि है क्या, और इस तरह आप पढ़ेंगे तो एक समझ विकसित होती है, और वो समझ बहुत जरूरी है बनाना। तो क्या है, जमींदारों और रैयत के संबंधों को परिभाषित करने के लिए इसको लाया गया था, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट या छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को। अब इसमें क्या 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 किया गया था, आप कहेंगे कि कौन से संबंधों की बात हो रही है, तो यहाँ पे संबंधों की बात हो रही है दोस्तों लगान की। किसकी, लगान की, कि जमीन का लगान क्या होगा, जमीन के मालिक कौन होंगे, जमींदार कौन होंगे, ये बहुत सारी बातें उसमें है। तो लगान निर्धारण, लगान का निर्धारण किस आधार पे होगा, लगान की वसूली किस आधार पे होगी, कौन उसका मालिक होगा, रैयत कौन होगा, जमींदार कौन होगा। तो इन सब चीजों को परिभाषित किया गया छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में। तो इसमें दो महत्वपूर्ण बातें हैं, लगान निर्धारण, लगान वसूली। अब यहीं पे एक चीज, अगर हम प्रासंगिकता पे पहुंच जाएं, तो यहां हम देख रहे हैं कि किसके संबंध में बात कही गई, जमींदारों के संबंध में और रैयत के संबंध में। लेकिन अगर आप वर्तमान प्रासंगिकता में देखें तो जमींदार तो बचे नहीं, क्योंकि प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा, अगर यहां इसको लिख दूं, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, ठीक है, के द्वारा क्या हुआ था, जमींदारी उन्मूलन कर दिया गया था। 1951 में प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में क्या किया गया दोस्तों, जमींदारी उन्मूलन कर दिया गया। तो फिर अब इसकी क्या प्रासंगिकता बची, जब जमींदार बचे ही नहीं तो सरकार जमींदारों की भूमिका में आ गई। कौन आ गया, सरकार आ गई, और लगान का निर्धारण इस तरीके से किया जाने लगा। ये आपको पता है वहां पे
सरकारी हस्तक्षेप बहुत हद तक होता है। तो इन्हीं सब चीजों को प्रासंगिकता में पढ़ेंगे, महत्व में पढ़ेंगे हम, और यही आज हमारा टॉपिक है। तो हमें एक समझ आया क्या। अब एक मोटा मोटा कब, तो आपको सबको पता है 1908 में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम आ गया था। कब आ गया था? 1908 में। अब 1908 में तो आ गया, आप कहेंगे कि एग्जैक्ट डेट, तो एग्जैक्ट डेट को आप अभी मत रटिए, अभी हम पृष्ठभूमि देखते हैं, और धीरे धीरे जब हम संरचना और मैथ तक पहुंचेंगे एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा, मुझे बताइएगा, क्योंकि मैंने कोशिश की है कि कुछ अलग तरीके से आपको ये समझाया जाए। चलिए अब देखते हैं पृष्ठभूमि क्या है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम की पृष्ठभूमि। तो आपको पता होगा दोस्तों, पृष्ठभूमि में जाएं अगर हम, तो आपको एक चीज बहुत अच्छे से याद होगी। अब हम चलते हैं अंग्रेजों के समय, क्योंकि ये अंग्रेजों के समय में ही ये छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट आया। हालांकि इसमें समय समय पे संशोधन होते रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होते रहे, इसमें एक्ट में अमेंडमेंट आते रहे, संशोधन होते गए हैं, तो वो एक अलग पहलू है, लेकिन वो भी हम पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन वहां से बनता है। फिलहाल हम पृष्ठभूमि में चलते हैं। तो आपको पता है 1764 का एक बहुत फेमस युद्ध है, जहां से भारत की दिशा और दशा परिवर्तित हो गई पूरी तरह, और बहुत निर्णायक युद्ध ये माना जाता है, जिसको कहा जाता है बक्सर का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बाद बक्सर का युद्ध एक बहुत निर्णायक युद्ध है, क्योंकि प्लासी के युद्ध में कहा गया कि इसमें बहुत ज्यादा पक्षपात हुआ, लोग मिल गए थे। तो वो एक अलग पहलू, हम इतिहास में नहीं जाएंगे, हम सिर्फ थोड़ा सा चलेंगे बक्सर का युद्ध से। तो बक्सर का युद्ध नवाब के बीच और अंग्रेजी सेनाओं के बीच हुआ, जिसमें आपको पता है कि अंग्रेजी सेना जीत गई और नवाब की सेनाएं हार गई थी, जिसमें अवध का नवाब या फिर बंगाल का नवाब उसमें थे। तो ये चीजें एक अलग हैं। फिलहाल हम देख रहे हैं बक्सर का युद्ध में हारने के बाद एक जो महत्वपूर्ण बात हुई कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए थे। किसको? ब्रिटिश कंपनी को। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के दीवानी अधिकार मिल गए थे। कौन से अधिकार? दीवानी अधिकार। ठीक है, दीवानी अधिकार मिले। कब मिले? 1764 के युद्ध के बाद। ठीक है, तो 1765 ईस्वी में। कब? अगर इसको हम देखें तो 1765 ईस्वी में मोटा मोटा हम कहें तो ये इनको दीवानी अधिकार मिल गए, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के ब्रिटिश कंपनी को। अब इसके बाद जब इनको मिले तो झारखंड में अंग्रेजों का आगमन शुरू हुआ, क्योंकि तब तो झारखंड अलग था नहीं, बिहार के साथ ही जुड़ा हुआ था। तो बिहार के इसके झारखंड के क्षेत्र में अंग्रेजों का आना जाना शुरू हो गया, जो कि पहले नहीं होता था। जनजातीय क्षेत्र था और तब के लोग सम्मान भी करते थे एक दूसरे की प्रथाओं का, एक दूसरे के रीति रिवाजों का, प्रचलन का। लेकिन अंग्रेज तो विदेशी थे, उनको तो इन सब चीजों का ज्यादा ज्ञान था नहीं। तो अगर हम देखें कि झारखंड में आगमन कब शुरू हुआ, एक एक चीज को बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यहां से कहीं से भी बन सकता है। तो झारखंड में अगर हम आगमन देखें अंग्रेजों का, तो 1769 में इनका आगमन शुरू हो गया। कहां पे? झारखंड में। किसका? अंग्रेजों का। और झारखंड में बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि हम छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पढ़ रहे हैं, जो वर्तमान समय में झारखंड में है। तब झारखंड, बिहार एक ही हुआ करते थे, ये बात आपको पता है। तो 1769 में झारखंड में आगमन शुरू हुआ अंग्रेजों का। अगर हम पहली बार देखें तो 1769 में पहली बार अंग्रेजों का आगमन हुआ झारखंड में। झारखंड की स्थिति को आप जानते ही हैं, जंगलों से घिरा है, बहुत ही ज्यादा प्राकृतिक क्षेत्र, प्राकृतिक वनस्पति, प्राकृतिक संपदा से भरपूर है। और उस समय छोटा नागपुर में मुंडाओं के राजा, जिनको खुकरा भी कहा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मुंडाओं के राजा थे। यह खुकरा राजा का राज हुआ करता था जिस समय ये यहाँ आना शुरू हुए हैं। क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ये आपको याद रखना है। खुकरा राजा कौन थे? मुंडाओं के राजा थे। ये मैं पृष्ठभूमि बता रहा हूं, थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा, परेशान मत होइएगा। मेरा मकसद है कि आप इसको बहुत अच्छे से समझ जाए, रटे ना। रटना अगर आपको होगा तो वीडियो आगे करके देख लीजिए, मैं सीधा संरचना आपको पढ़ा दूंगा। उसमें अलग संरचना का अध्याय 1 में क्या है, 2 में क्या है, 3 में क्या है, वो मैं भी बता दूंगा, लेकिन उससे मजा नहीं आएगा। तो खुकरा झारखंड में आगमन हुआ। खुकरा मुंडाओं के राजा थे उस समय। उनको छोटा नागपुर तब परहाओं में विभक्तता बटा हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। यहां से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है, इसीलिए मैंने इसको ब्लैक से लिखा भी हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, कौन
एक क्वेश्चन बनता है कभी कभी कि कौन कैप्टन थे, अंग्रेज कैप्टन थे जिनके आगमन का विरोध हुआ था, विद्रोह किया गया था, और कौन से जिले में? तो पलामू, छोटा नागपुर या खड़गडीहा में उनका विद्रोह किया गया था। इससे क्वेश्चन बन चुका है, ये आपको याद रखना है। मैं इधर लिख देता हूं, कहीं दिखे ना तो कैमेक, ठीक है, ये आपको याद रखना, कैप्टन कैमेक थे जिनका विद्रोह किया गया, विरोध किया गया इनके आगमन का। कैप्टन कैमेक, ये याद रखना, ये अंग्रेज थे जिनका इस क्षेत्र में विरोध किया गया इनके आगमन का। कौन कौन से में? खड़गडीहा, पलामू और छोटा नागपुर और रामगढ़। इन 4 क्षेत्रों के राजाओं ने कैप्टन कैमेक के आगमन का, कौन से क्षेत्र में? झारखंड के क्षेत्र में इनके आगमन का विरोध किया था। ये क्वेश्चन भी बन चुका है पहले, लेकिन इनको पता था। ये बात आप जानिए कि देखिए अंग्रेजी सेना नवाबों को भी हरा चुकी थी, तो ये जो छोटे छोटे राजा थे, जो वहां के जनजातीय राजा, इनकी क्या ही बेसात थी और ये क्या कर सकते थे। तो ये भी वैसे कुछ कर नहीं पाए। ये जानते थे कि इनकी स्थिति अभी विरोध करने की है नहीं, उस समय की स्थितियां बहुत ज्यादा अच्छी थी नहीं, तो ये भी विरोध करके कुछ ज्यादा हासिल कर नहीं पाए। हालांकि विरोध हुआ था इस क्षेत्रों में। कौन कौन से? पलामू, रामगढ़, खड़गडीहा और छोटा नागपुर के राजाओं ने इनका विरोध किया, ये आपको पता होना चाहिए। फिर ऐसे ही होता रहा। उसके बाद छोटा नागपुर के महाराजा ने सन 1787 में, कब? 1787 में ये रजामंदी दे दी अंग्रेजों को। विद्रोह होते रहे, चीजें चलती रही, फिर 1787 में ये रजामंदी दे दी गई कि भैया आपको अगर हमारे क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति यानी कोई भी जमींदार लगान अदा ना कर पाए तो आप उसकी जमीन की नीलामी कर देना। ऐसा विद्रोह हो रहे थे कि आप हमारे क्षेत्र में क्यों आ रहे हो, लेकिन 1787 में पहली बार वहां के छोटा नागपुर के राजा ने ये रजामंदी दे दी अंग्रेजों को कि ठीक है, अगर हम नीलामी, हमारे क्षेत्र का कोई भी जमींदार अगर आपको कर का भुगतान ना कर पाए तो आप नीलाम कर देना जमीन को। ये पहली बार कब हुआ? तो ये आपको याद रखना है 1787 में, 87 में ये रजामंदी दे दी गई अंग्रेजों को। ये बात ध्यान रखनी है। उस समय क्या चल रहा था? तो अंग्रेज लगातार प्रयास करते रहे कि यहाँ पे हम अपना स्थिति बनाएं, कोई बंदोबस्त बना दें, जैसे कि उस समय महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, ये सब चल रहे थे। उन्होंने कोशिश की कि वो कैसे कर का निर्धारण करें और यहां से कर प्राप्त करें इस क्षेत्र से। ये सब चलता रहा, इस 89 तक चला, 1787 के बाद 89 तक चला। कब से चल रहा है ये? तो ये बहुत लंबे समय से चल रहा था, 65 से। कब से? 1765 से 1789 आ गया है और ये प्रयास कर रहे हैं। लेकिन फिर क्या हुआ? स्थायी बंदोबस्त यहां पे लगा दिया गया और स्थायी बंदोबस्त लगाने के बाद एक समस्या ये आई कि जमींदार किसको माना जाए, क्योंकि आपको पता है स्थायी बंदोबस्त में क्या होता था, जमींदारों को भूमि का मालिक माना जाता था। लेकिन फिर क्या हुआ कि वहां पे क्योंकि राजा थे, अब राजा को उन्होंने पहली बार क्या बोल दिया, वहां पे प्रेजेंट फूटिंग बोला था। क्या बोला था? प्रेजेंट फूटिंग। तो ये जो प्रेजेंट फूटिंग शब्द का प्रयोग हुआ, ये जमींदारों से अलग होते थे। तो ऐसी बातें वहां पे सामने आई बाद में, जब स्थायी बंदोबस्त बनाया गया। तो फिर ये व्यवस्था भी नहीं चल पाई। कब? 1789 के बाद जब स्थायी बंदोबस्त लाया गया यहाँ पे, तो समस्या ये आई कि जमींदार किसको माना जाए, क्योंकि स्थायी बंदोबस्त में जमींदारों को ये हक मिलता था कि वो भूमि के कर का निर्धारण करेंगे, वो इकट्ठा करेंगे और जाके अंग्रेजों को देंगे और अपना हिस्सा ले लेंगे। लेकिन यहाँ पे ये दिक्कत आई कि अब जमींदार कौन है? तो वहां पे तो राजा थे, तो राजा को प्रेजेंट फूटिंग बोला गया अंग्रेजों के द्वारा। अब प्रेजेंट फूटिंग या राजा जो है वो तो जमींदार नहीं है, तो यहाँ पे वो व्यवस्था नहीं चल पाई और भी बहुत सारी समस्याएं आई और इस तरह फिर से यहाँ पे जो वार्षिक जो बंदोबस्त था वो चलने लगा। इस तरह बहुत सारी चीजें होती रही। फिर उसके बाद इन सब का विद्रोह भी हुआ, जो कोल विद्रोह, इसका एक अहम स्थिति थी और इसकी वजह ये थी क्योंकि ये लगातार कर का बढ़ाते रहे और कर बढ़ाने से क्या हुआ कि जो जमींदार थे वो ये डरते थे कि उनकी भूमि ना चली जाए। तो वो क्योंकि जमींदार जो थे वो तो वहां के लोकल निवासी थे, स्थानीय निवासी थे पहले, फिर बाहर के निवासी भी आने लगे। आपको पता होगा जिनको वो क्या कहते थे, दीकू कहते थे। तो दीकू लोग आने लगे और वो जब जबरदस्ती कर लेने लगे, कर बढ़ाने लगे, उत्पादकता कम थी, तो वहां विद्रोह उत्पन्न होने लगे। और इसी विद्रोह में एक बहुत बड़ी विद्रोह है जिस कोल विद्रोह माना जाता है 1831 का। तो कोल विद्रोह भी इसी पृष्ठभूमि में आया।
कोल विद्रोह। आपको अगर पता है कोल विद्रोह के बारे में तो कमेंट करके बताइए किसकी नेतृत्व में किया गया था। 1831 से 1832 तक ये चला कोल विद्रोह और 1832 में इसको दबा दिया गया था कोल विद्रोह को। तो ये आपको पता होना चाहिए, इसके बारे में आपको बताना है मैंने कमेंट करके। 1831-32 के कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया, सिद्धू कानू या जो भी आप नाम बताएंगे मेरे को कमेंट करके, ठीक है। तो 1831-32 में विद्रोह होने लगे, ये बहुत सारी समस्याएं आने लगी क्योंकि जो वहां के पहले जमींदार थे वो इनका सम्मान करते थे, जनजातीय जो रीति रिवाज थे, परंपराएं थी, उनका सम्मान करते थे। लेकिन अब बाहर के दीकू आने लगे या अंग्रेज आने लगे तो ये सम्मान नहीं करते थे और जबरदस्ती ये कर बढ़ाते जा रहे थे, उत्पादकता कम थी। तो इस तरह विद्रोह हुए और ये विद्रोह इस तरह बढ़ गए कि अब अंग्रेजों को भी लगने लगा कि हम ऐसे यहाँ पे प्रशासन कर नहीं सकते, हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा इन लोगों के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए। और इस तरह पहली बार छोटा नागपुर में एक सर्वे कराया गया और प्रशासन में भूमि को जो स्थानीय जमींदार थे वहां के, उनकी मजियस भूमि को चिन्हित करने के लिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 1862 में एक वहां बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति थे, इनको बहुत माना भी जाता है, ये आपको याद रखना है, इनका नाम बाबू रखालदास हल्दर। क्या नाम है इनका, तो ये आपको याद रखना है, बाबू रखालदास हल्दर। अब ये मैं मिटा देता हूं क्योंकि हम आगे पहुंच गए हैं पृष्ठभूमि में, तो हम इसको अब आगे यहीं से कंटिन्यू करेंगे। यहां से इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें नोट करने वाली हैं, वो आप करिएगा, ठीक है। तो पहली बार जो सर्वे हुआ बाबू रखालदास हल्दर की, इनके द्वारा इसका कराया गया, नेतृत्व किया बाबू रखालदास हल्दर ने, ये आपको नाम याद रखना है, बाबू रखालदास हल्दर, ठीक है। पहली बार ये हो रहा है और ये किस लिए हो रहा है इनके नेतृत्व में, तो ये पता करने के लिए कि स्थानीय जो जमींदार हैं, प्रशासन ने भूमि हरी, कौन सा, भूईहरी भूमि और स्थानीय जमींदारों की मजियस भूमि, तो ये आपको ध्यान रखना है कौन कौन सी, इनका क्यों हुआ, तो भूईहरी भूमि और जमींदार, स्थानीय जो जमींदार थे उनकी मजियस भूमि, इसको चिन्हित करने के लिए, मजियस भूमि, जो स्थानीय जमींदार थे उनकी मजियस भूमि को चिन्हित करने के लिए इनके नेतृत्व में पहली बार एक सर्वे कराया गया। और ये कब हुआ था, 1862 में। कब हुआ, 1862 में। तो ये भी आपको याद रखना है, पहली बार ये किया गया, ठीक है, 1862 में। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें चलती रही, ये 1862 से 1869 तक चला, ठीक है। ये अगर आपको याद रखना हो तो 1862 से 1869 तक ये चला सर्वे। और उसके बाद चलने के बाद ये फिर पहली बार एक प्रशासनिक सुधार हुआ, प्रथम प्रशासनिक सुधार इसमें बोल सकते हैं। कब हुआ ये प्रशासनिक सुधार, आपको याद रखना चाहिए और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बनता है। प्रथम प्रशासनिक सुधार इसको हम बोल सकते हैं, इस संदर्भ में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और ये प्रथम प्रशासनिक जो सुधार है ये हुआ 1879 में। कब हुआ, 1879 में। और इसका एक बहुत अच्छा नाम है, पूरा ये एक्ट है, इस एक्ट को आप याद रखिएगा। इस एक्ट का नाम है छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीडिएट। क्या नाम है, छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट ये, ठीक है, छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीडियोट होता है, प्रोसीडियोट, ठीक है। तो ये सी होगा यहाँ पे, प्रोसीडियोट, ये आपको याद रखना है। ये कब आया, 1879 में। ये बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीडियोट, इंग्लिश में भी नाम यही होगा, सिर्फ इसको इंग्लिश में आपने लिख देना है। तो छोटा नागपुर लैंड एंड टेनेंट प्रोसीडियोट 1879 में प्रथम प्रशासनिक सुधार माना जाता है। इसके बाद फिर क्या, बंगाल टेनेंसी एक्ट बना 1885 में। ये भी आपको ध्यान रखना है, ये भी महत्वपूर्ण है, बंगाल प्रेसिडेंसी एक्ट, आपको नोट करना, कर लीजिए। बंगाल प्रेसिडेंसी एक्ट बना 1885 में। उसके पश्चात फिर पहली बार छोटा नागपुर में
ये हमने क्या पढ़ा, मझियस भूमि और उसको चिन्हित करने के लिए बनाया गया था, जो पहला नेतृत्व किया रखालदास हल्दर जी ने। उसके बाद छोटा नागपुर में पहला सर्वे जो हुआ है बहुत अच्छे से, वो हुआ 1902 में। पहला सर्वे कहां पे, छोटा नागपुर में पहला सर्वे हुआ है 1902 में, और इसके बाद 1903 तक पर्याप्त जानकारी मिल चुकी थी। ये आपको याद रखना है, 1903 तक पर्याप्त जानकारी मिल गई, और उसके बाद फिर 1903 में जब जानकारी मिल गई, उसके बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का प्रारूप तैयार हुआ। कब, 1903 में। तो प्रारूप तैयार हो गया है कब, 1903 में, और इस प्रारूप के बनने के बाद इसको 1908 में इसको लागू किया गया। कब, 1908 में संशोधन किए गए कुछ और परिवर्तन किए गए, और 11 नवंबर 1908 को, ये डेट एग्जैक्ट याद कर लीजिए, 11 नवंबर 1908 को CNT यानी छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट या CTA इसको पढ़िए, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट या फिर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित कर दिया गया 11 नवंबर 1908 को। कब, 11 नवंबर 1908 को। अब बात आती है कि इसमें क्या क्या था, कैसे कैसे किया गया। तो आपको याद रखना, भारतीय परिषद 1892, उस समय कौन सा अधिनियम था, भारतीय परिषद अधिनियम। ये क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे कैसे इसको पास किया गया। तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा भी पूछता है भाई, धारा भी पूछता है, ये याद रखना है। 1892 की धारा 5, ठीक है। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 की धारा 5 के अधीन गवर्नर जनरल के साइन हुए थे। किसके साइन, गवर्नर जनरल ने अधिसूचित किया इसको, गवर्नर जनरल। अगर आपको पता हो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे तो कमेंट करके बताइए, बहुत अच्छी बात होगी, आपकी एक तैयारी भी हो जाएगी। तो गवर्नर जनरल ने इसको अधिनियमित किया, और इसमें उस समय 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं। कितनी है, 19 अध्याय और 271 धाराएं, 19 अध्याय और 271 धाराएं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। 19 अध्याय और 271 धाराएं हैं, इनसे क्वेश्चन बनते हैं। इन 19 अध्यायों को एक एक करके हम देखेंगे, यानी कि संरचना पे अब हम पहुंच गए। 19 अध्याय और 271 धाराएं, इनमें क्या क्या है, अध्यायों में क्या क्या है, धाराओं में, इन सब चीजों को हम समझेंगे। और फिर समझेंगे महत्व और प्रासंगिकता, संशोधन कितने हुए हैं, कहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, इसको देखेंगे। इस 2 मिनट का लिए दीजिए मुझे टाइम, फिर से मैं आता हूं इसी के साथ पूरा लिख के, और एक साथ फिर मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करिए, रेस्ट करना रेस्ट करिए, आराम करिए। 1 मिनट में मैं लौट के आ रहा हूं। थैंक यू। हम लोग देखते हैं बहुत महत्वपूर्ण इसका जो संरचना है, संरचना के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये संरचना है इसकी, किस तरह इसको अध्यायों में, और हमने देखा था धाराओं में बांटा गया है। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चंस भी बनते हैं, डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं कि किस अध्याय में क्या है। तो एक बात आपको ध्यान रखनी है, जो मैंने पहले बताया कि इसमें धाराएं, अध्याय कितने हैं, तो ये अध्याय हैं इसमें 19, कितने, 19 अध्याय हैं और 271 धाराएं हैं। ये आपको डायरेक्ट याद रखना है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि कितने अध्याय और कितनी धाराएं हैं। तो ये संरचना पे हम बात कर रहे हैं, संरचना से क्वेश्चन बनता है। 19 अध्याय और 271 धाराएं। एक बात तो ये हो गई, वो जो महत्वपूर्ण है आपको पता होना चाहिए। इसका एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हम ये अधिनियम पढ़ रहे हैं, छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट यानी CTA, इसका जो ब्लूप्रिंट है वो किसने तैयार किया था। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था, CTA का ब्लूप्रिंट किसने तैयार किया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, याद रखिएगा, जॉन H हाफमैन। क्या, ये मैं ब्लैक से लिख देता हूं, जॉन, ये याद रखिएगा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन H हाफमैन। ठीक है, याद रखना ये, इन्होंने इसका ब्लूप्रिंट तैयार किया था, किसका, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का ब्लूप्रिंट जॉन H हाफमैन ने तैयार किया था।
छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट का ब्लूप्रिंट, मैं बार बार बोल रहा हूं, जॉन एच हाफमैन, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, ठीक है। जॉन एच हाफमैन याद रखना, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैंने एक और बात बताई कि इसमें कितने अध्याय हैं, तो कुल 19 अध्याय हैं, 271 धाराएं हैं, ये बात भी आपको याद रखनी है। अब हम देख लेते हैं किस किस अध्याय में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन इसमें ज्यादा बनते नहीं है, नाम से सीधे जो बनते हैं वो मैं बता दूंगा कहां कहां से बनने की संभावना ज्यादा रहती है। तो सबसे पहले हम देखते हैं अध्याय 1। पहले अध्याय में क्या दिया गया है, संक्षिप्त नाम दिया गया है इसका और प्रसार दिया गया है। तो संक्षिप्त नाम इसका जानते हैं, इसका नाम क्या है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। तो पहले अध्याय में संक्षिप्त नाम है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज है ये। तो संक्षिप्त नाम क्या है इसका, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908। और इसका प्रसार, ये भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रसार कहां कहां है। तो इसका प्रसार है उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, यानी छोटा नागपुर उत्तरी, छोटा नागपुर दक्षिणी, इसमें प्रसार है। और इसमें एक बात और कही गई है कि वे क्षेत्र भी या वो क्षेत्र भी शामिल होंगे या उन क्षेत्रों के भाग भी शामिल होंगे जिनमें बिहार उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम 1922 के अधिनियम के अधीन कोई नगरपालिका या अधिसूचित क्षेत्र समिति गठित की गई हो। ये बात आपको ध्यान रखना है। एक तो उत्तरी नागपुर, दक्षिणी नागपुर, और वो सभी क्षेत्र या उन क्षेत्रों के भाग भी शामिल होंगे जो बिहार उड़ीसा नगरपालिका अधिनियम 1922 के अंतर्गत जिनको अधिसूचित किया गया है, क्षेत्र समिति गठित की गई है। ये बात आपको याद रखनी है अध्याय 1 में। फिर इसमें निरसन भी दिया गया है कि निरसन क्या क्या है। तो निरसन में अनुसूची क में निर्दिष्ट अधिनियम, ये सब नहीं जानना है। इसमें निरसन दिया गया, परिभाषाएं दी गई हैं। तो परिभाषाएं किस किस की दी गई हैं, तो इसमें दिया गया भुगतक बंधक क्या होता है, ठीक है, जो भुगत बंधक होते हैं वो क्या होता है, जोत क्या है, जैसे रैयत द्वारा धारित या अनेक भूखंड, मतलब जो छोटी छोटी परिभाषाएं हैं वो सब दी गई हैं इसमें। तो अध्याय 1 में क्या है, संक्षिप्त नाम है, प्रसार है, निरसन है और परिभाषाएं दी गई हैं। ये बात आपको याद रखनी है अध्याय 1 के बारे में। अब यहाँ एक चीज और है कि अध्याय 1 में धारा, तो ये बात याद रख लीजिए, अध्याय 1 में धारा 1 से 3 है। कितनी है, धारा 1 से 3 धारा है, यानी 1 और 2 और 3 ये धाराएं हैं अध्याय 1 में। ये बात भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन भी सकता है कभी कभी, तो इसलिए याद रखना है। अध्याय 1 में संक्षिप्त नाम है, प्रसार है, निरसन है, परिभाषाएं और धारा 1 से 3 है इसमें, ठीक है, किसमें, अध्याय 1 में। अब हम आते हैं अध्याय 2 पे। तो आपको एक बात समझ में आ गई, धारा 3 है वहां, तो यहाँ 4 से शुरू होगी, ये तो आपको समझ में आ रहा है, तो वो अभी हम बाद में बात करेंगे। लेकिन इसमें दिया क्या है, तो इसमें दिया काश्तकारों के वर्ग, किसमें दिया है, अध्याय 2 में दिया है, काश्तकारों के वर्ग दिए हैं और धारा दी है 4 से 8। कितनी है, धारा है 4 से 8 और इसमें काश्तकारों के वर्ग दिए हैं। किसमें, अध्याय 2 की हम बात कर रहे हैं। काश्तकारों के वर्ग क्या है, जैसे अधिभोगी रैयत, भूधारक रैयत या फिर खुंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, तो ये सब दिए गए हैं। इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, इसको मुझे लगता है कि आप ऐसे ऐसे देखते जाइए, काम आपका हो जाएगा। बहुत इतना डीप में जाके आपसे पूछेगा नहीं, प्रीलिम्स में क्या पूछ लेगा इससे, ठीक है। फिर अध्याय 3 पे आते हैं, तो इसमें भूधारक दिया गया है। अब यहाँ धारा कितनी होगी बताइए, तो 9 होगी, ठीक है। ये धारा बहुत जल्दी पूछेगा नहीं, फिर भी आपको एक मोटा मोटा बोर्ड पे देख रहे हो तो लिखने में क्या हर्ज है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। तो अध्याय 3 भूधारक, धारा 9 से 15, ये भी धारा ठीक है वो वहां हो जाएगा, नहीं तो मैं मिटा के यहां लिख देता हूं तो आपको समझ में आएगा। 1 से 3, ठीक है, धारा 1 से 3, 4 से 8, 9 से 15, इसको आप याद रखिए। और 3 में मैंने अध्याय में आपको क्या बता दिया, तो अध्याय 3 में मैंने आपको बता दिया है कि इसमें है भूधारक और धारा है 9 से 15, यानी किसी भूधारक की जमीन का लगान जो स्थायी बंदोबस्त के समय परिवर्तित नहीं हुआ। ये सब भाषाएं हैं, इसको मत याद रखिए। इसमें कौन सा अध्याय है जो याद रखने लायक महत्वपूर्ण है, मैं बताऊंगा। अध्याय 4, इसमें रैयत दी गई है और अध्याय 4 में धारा है 16 से 36, बहुत बड़ा है ये, 16 से 36 धारा है, यानी कितनी सारी धाराएं इसमें देखिए, 16 धाराएं हैं इसमें, 16 4 तो 20 और 20 धाराएं इसमें हैं, तो 16 से 36 रैयत। अध्याय 4 की बात कर रहे हैं, इसमें क्या, रैयत। फिर से एक बार देख लो, अध्याय 1 में नाम, प्रसार, किसान और निरसन और परिभाषाएं हैं, 2 में काश्तकारों के वर्ग हैं, अध्याय 3 में भूधारक हैं, अध्याय 4 में रैयत है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना आपको, तीसरे में भूधारक और चौथे में रैयत। तीसरे में क्या, काश्तकारों के वर्ग, तीसरे में भूधारक, चौथे में रैयत,
ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। फिर 5वें पे आएंगे तो खुंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। कौन से? खुंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत, ये आपको ध्यान रखना है, ये अध्याय 5 में है। कौन से? खुंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत। और इसमें धारा कौन सी है? तो 37, सिर्फ एक धारा है इसमें, 37। कौन सी धारा है? 37। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? अध्याय 5 की बात कर रहे हैं, और इसमें खुंटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत है, यानी कि धारा 37 इसमें है। फिर आता है अध्याय 6, इसमें क्या है? अनाधि भोगी रैयत। कौन सी है? अनाधि भोगी रैयत, जिसकी हम बात कर रहे थे। किसमें हम बात कर रहे थे? कि रैयत में। इसमें बहुत सारी चीजें दी भी गई थी, जो इसमें हमने पढ़ा था ना कि परिभाषाओं में, तो इसमें बहुत सारी चीजें दी गई थी। हालांकि इसका आप पूछेगा नहीं क्या है, सिर्फ आपको पूछेगा अध्याय 6 में क्या दिया है? अनाधि भोगी रैयत दिया है। क्या दिया है? अनाधि भोगी, अनधि भोगी रैयत। ठीक है, ये मात्रा भी हटा दो, अनधि भोगी रैयत इसमें दिया गया है। और धारा है इसमें 38 से 42। कितनी है धारा? 38 से 42 है, ये याद रखना है आपको। किसकी बात कर रहे हैं हम कर रहे हैं अध्याय 6 की, और इसमें अनधि भोगी रैयत है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद आता है अध्याय 7, इसमें क्या दिया गया? अध्याय 4 तथा 7 से छूट प्राप्त भूमियां। कौन कौन सा 4 है? तो 4 में है रैयत, और 7 में क्या है? जो इसमें आ जाएंगी, तो इनसे प्राप्त भूमियां हैं, इसमें दी गई हैं आपके अध्याय 7 में। ठीक है, अध्याय 7 में क्या, माफ कीजिएगा, 4 तथा 6, 4 तथा 6, 7 तो हम पढ़ ही रहे हैं ना, तो ये ध्यान रखना है। इसमें है अध्याय 4 तथा 6 से छूट प्राप्त भूमियां। किसमें? अध्याय 7 में। तो 4 में क्या? रैयत है, 6 में क्या? अनधिभोगी रैयत है। तो जो भी उससे बचेंगी, उनसे छूट होंगी, वो इसमें आएगा। किसमें? अध्याय 7 में। तो अध्याय 7 में हम क्या देख रहे हैं? अध्याय 4 तथा 6 से छूट प्राप्त भूमियां, अध्याय 7 में देख रहे हैं आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, तो बिल्कुल परेशान मत हो, मैं इसको मिटाऊंगा नहीं। अध्याय 4 तथा 6 से छूट प्राप्त भूमियां किसमें दोस्तों? अध्याय 7 में। ये आपको ऐसे ही डायरेक्ट रटने पड़ेंगे, इसका और कोई सॉल्यूशन है नहीं। तो ये इसमें धारा कौन सी है? तो इसमें है 43। किसकी है? 43, 42 तक वहां था, 43 इसमें है। अध्याय 4 और 6 से छूट प्राप्त भूमियों का उल्लेख है अध्याय 7 में। फिर आता है अध्याय 8, इसमें जोतों या भूधृतियों के पट्टे और अंतरण है। क्या है? जोतों या भूधृतियों के पट्टे और अंतरण। परेशान मत होइए, मैं बताऊंगा कौन सी धारा इंपॉर्टेंट है, उस पे अध्याय पे डिस्कशन होगा, अभी बात करेंगे, अभी सिर्फ मैं बता रहा हूं किसमें क्या है। तो अध्याय 8 में जोतों या भूधृतियों के पट्टे और अंतरण है। मैं आपको कोशिश कर रहा हूं कि रटवाऊं, ठीक है, जो चीजें रटने लायक है वो आपको रटनी ही पड़ेंगी। और इसमें धारा कौन सी है? 44 से 51। कौन सी है? 44 से 51 है इसमें धारा अध्याय 8 में। और इसमें क्या है? जोतों या भूधृतियों के पट्टे और अंतरण। फिर अध्याय 9, इसमें लगान के बारे में साधारण उपबंध है। क्या है? अध्याय 9 में लगान के बारे में साधारण उपबंध। और अध्याय जो 9 है ये काफी इंपॉर्टेंट भी है, और 8वां भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 52 से 65 है। क्या है? 52 से 65, ये याद रखना है आपको, इंपॉर्टेंट है। 52 से 63 है ये, ठीक है। तो ये है 52 से 63, लगान के बारे में साधारण उपबंध। किसकी बात चल रही है? अध्याय 9 की। फिर अध्याय 9 के है जो कि संशोधन के माध्यम से ऐड किया गया है, ये आपको याद रखना। अभी मैं बताऊंगा किसमें याद इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ये है 63 के और 63 के। इसमें क्या है? अध्याय 9 के, क्योंकि ये किसके माध्यम से आया है? ये आया है तुम्हारा संशोधन के माध्यम से। तो जहां संशोधन होते हैं वहां के आ जाता है, ये ध्यान रखना है आपको। यहां देखो ये संशोधन है 9K, जैसे 9A, और यहाँ भी क्या है? 63A 63B, यानी 63K और 63K। और किसके बारे में है ये? बंजर भूमि का बंदोबस्त। किसके बारे में है? बंजर भूमि का बंदोबस्त। याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें 9 लगान के बारे में साधारण उपबंध, रट लो। अध्याय 9 किस है? लगान के बारे में साधारण उपबंध। अध्याय 10 रट लो, 9 के बंजर भूमि का बंदोबस्त। 9 रट लो लगान के बारे में, 9 क या 9A रट लो बंजर भूमि का बंदोबस्त। अध्याय 8 इंपॉर्टेंट है, इसको मैं बताऊंगा अलग से। अध्याय 1 आपको पता होना चाहिए, संक्षिप्त नाम तथा प्रसार और निरसन और परिभाषाएं। जो मैं बोल रहा हूं वो तो रट ही लेना बिल्कुल, ठीक है। फिर उसके बाद है अध्याय 10, भूस्वामी तथा काश्तकारी के लिए प्रकीर्ण उपबंध। क्या है? भूस्वामी तथा काश्तकारी के लिए प्रकीर्ण उपबंध है इसमें अध्याय 10 में। मैं पूरा मौका दूंगा स्क्रीनशॉट लेने का, परेशान मत हो। भूस्वामी तथा काश्तकारी के लिए प्रकीर्ण उपबंध है अध्याय 10 में आपका, ठीक है। तो अध्याय 10 में 64 से 75 तक इसमें धाराएं भी हैं, 64 से
75 तक, ठीक है, याद रखना है आपको। 64 से 75 इसमें धाराएं हैं। उसके बाद है अध्याय 11, उसमें रूढ़ी और संविदा है। क्या है? अध्याय 11 में दिया है रूढ़ी और संविदा, और 76 से 79 तक इसमें धाराएं हैं। हालांकि धाराओं से पूछेगा नहीं, फिर भी मैं बता दे रहा हूं कि इसमें क्या है। स्क्रीनशॉट पड़ा रहेगा आपके पास, कभी हो सकता काम आ ही जाए, कोई क्वेश्चन बन ही जाए। तो रूढ़ी और संविदा 76, और अध्याय 10 में मैंने बताया भूस्वामी तथा काश्तकारी के लिए प्रकीर्ण उपबंध। ये बात ध्यान रखिएगा, कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा, अभी सिर्फ एक बार देख लो। फिर अध्याय 12, इसमें अधिकार अभिलेख और लगानों का निर्धारण किया गया है। इसमें अधिकार अभिलेख और लगानों का निर्धारण किस में बात हो रही है? अध्याय 12 में। हम कितने अध्याय देखने वाले हैं? 19, ठीक है। तो इसमें अध्याय 12 में हमने देखा अधिकार अभिलेख और लगानों का निर्धारण, और इसमें आर्टिकल कहां से कहां तक है? तो इसमें आर्टिकल है दोस्तों 80 से 100। कहां तक है? 80 से 100। इसमें हमने देख ही लिया था 79 तक। फिर यहां आता है 80 से 100, और यहां हमने 64 से कौन सा देखा था? 75, ठीक है। 64 से 75, 76 से 79 और 80 से 100 किसमें हो गया? अध्याय 12 तक धाराएं 100 हो गई कंप्लीट। अब हम आते हैं अध्याय 13, भूमि संबंधी शर्तें और उनका रूपांतरण और अभिलेख। कौन सा है? अध्याय 13, और 101 से 117 इसमें धाराएं हैं। 101 से 117, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है, कभी पूछ ले। भूमि संबंधी शर्तें और उनका रूपांतरण और अभिलेख, ये किसमें है? अध्याय 13 में है। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट हम देख रहे हैं, एक एक बात याद रखते चलिए। अध्याय 14, भूस्वामियों की विशेषाधिकार युक्त भूमि का उल्लेख। क्या है? अध्याय 14 में भूस्वामियों की विशेषाधिकार युक्त भूमि का उल्लेख किया गया है। अध्याय 14 में धारा 118 से 126 इसमें है। 118 से 126 इसमें है धारा। किसमें? सी एंड छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, अध्याय 14, भूस्वामियों की विशेषाधिकार युक्त भूमि का उल्लेख। फिर आता है अध्याय 15। अध्याय 15 में क्या क्या है? तो अध्याय 15 में अधिकार अभिलेख तथा खुंटकट्टी अधिकार वाले रैयत। किसमें? अध्याय 15 में। और 127 से 134, ठीक है। तो क्या है? 127 से 134 कहां लिख दूं? यहां लिख दूं 127 से 134, लेकिन ये बहुत बड़ा है, देखिएगा ध्यान से। अधिकार अभिलेख तथा खुंटकट्टी अधिकार वाले रैयत, पहली बात। फिर है ग्राम मुखिया तथा अभिधारियों के अन्य वर्गों की बाध्यताएं। ये है 127 से 134 अध्याय 15। फिर उसके बाद आता है अध्याय 16, इसमें है उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया। ध्यान से देखिए, उपायुक्त द्वारा संज्ञेय विषयों की न्यायिक प्रक्रिया का उल्लेख किसमें किया गया है? अध्याय 16 में। महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखना। धारा 135 से 229। ये देखो रटने का है, तो इसमें ऐसा कुछ मैं बता भी नहीं सकता। नाम रटने क्या बताऊं इसमें? जो इंपॉर्टेंट है वो बताऊंगा, कि जो आपको याद रखना है उसको मैं बताऊंगा। अध्याय 17, इसमें दिया गया है परिसीमा। क्या दिया गया है? परिसीमा। अच्छा, अध्याय 16 में रह गया कहां से कहां तक है? तो ये है 135 से 229, बहुत लंबा है। कितना है? 135 से 229, ये काफी लंबा है। 271 धाराएं हैं, और यहां देखिए कितनी सारी आ गई अध्याय 16 में। फिर आता है उसके बाद अध्याय 17, और अध्याय 17 में क्या है? परिसीमा। क्या दिया गया है? परिसीमा 230 से 238। इसमें कितना है? 230 से 238, ये बात आपको याद रखनी है। 230 से 238, ठीक है। फिर अध्याय 18, मुंडारी और खुंटकट्टी। क्या है? मुंडारी और खुंटकट्टीदारों के विषय में विशेष उपबंध, ये भी इंपॉर्टेंट है। अध्याय 18 ध्यान रखना है आपको। मुंडारी और खुंटकट्टीधारियों के विषय में विशेष उपबंध किए गए हैं 239 से 256 तक। 239 से 256। अब यहाँ पे दो आए नहीं है। अध्याय एक कौन सा नहीं आया? अध्याय 19। तो अध्याय 19 में क्या दिया है? लास्ट है अनुपूरक उपबंध। क्या दिए हैं? अध्याय 19 में अनुपूरक उपबंध 257 से 271। तो कहां लिख दूं? यहां अध्याय 19, इसमें दिए हैं अनुपूरक उपबंध। क्या दिए हैं? अनुपूरक उपबंध। और ये कहां से कहां तक है? तो 257 से 271, ठीक है। इसको मैं बंद कर देता हूं इसमें, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले पाएं आसानी से, ठीक है। ये अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो ले लो। ये हो गया आपका पूरा
क्या हो गया, अध्याय हो गए। अब हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन से अध्याय इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने हैं। तो अध्याय सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है 8, ठीक है, और अध्याय 9 और अध्याय 10। तो सबसे ज्यादा आपको इसमें देखना है अध्याय 8 और अध्याय 10, ठीक है, और अध्याय 18। तो अध्याय 8 कौन सा है, मैंने बताया जोतों या भूधृतियों के पट्टे और अंतरण। अब मैं इसमें इंपॉर्टेंट बता रहा हूं। तो अध्याय 8 इंपॉर्टेंट है, याद करके जाना है आपको। अध्याय 10 और अध्याय 18 मुंडारी और खुंटकट्टी से संबंधित जो है, ठीक है, विशेषाधिकारों का वर्णन है। तो अब क्यों है इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें संशोधन किए गए हैं और इसको 9वीं अनुसूची में रखा गया है। क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान से देखिएगा। अध्याय 8, अध्याय 10 और अध्याय 18 इनको 9वीं अनुसूची में रखा गया है। और 9वीं अनुसूची भारतीय संविधान की क्या है कि उसमें राज्य सरकार कोई भी संशोधन नहीं कर सकती, उस पर कोई भी नियम नहीं बना सकती। कौन बना सकता, संसद बना सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। अध्याय 8, अध्याय 10 और अध्याय 18 किसमें है, 9वीं अनुसूची में रख दिए गए हैं। और इस पे कौन अब नियम कानून अधिनियम बना सकता है, संशोधन कर सकता है, तो सिर्फ संसद कर सकती है, क्योंकि ये 9वीं अनुसूची में है। अब एक और बात, अध्याय 8 की कौन कौन सी धाराएं हैं। तो अध्याय 8 में हमने कितना देखा, अध्याय 8 में धाराएं कहां से, 44 से 51। तो क्या सारी धाराएं हैं, नहीं, इसमें धाराएं ध्यान से देखिए। तो 46, 47, 48, 48 ए और 49, कौन सी, 46, 47, 48 और 49, कौन सी, 46, 47, 48, 49। तो कितनी हो गई, 4 हो गई। इसमें एक और है 48 ए। तो 46, 47, 48, 48 ए और 49, 5 हो गई। इस तरह आपको याद रखनी है, 46 से 49 5 है, तो एक उसमें एक्स्ट्रा होगी, तो ए है, यानी उसमें संशोधन के माध्यम से जोड़ी गई है अध्याय 8। फिर हम आते हैं, मैंने कहा अध्याय 10 भी है। तो अध्याय 10 की कौन कौन सी धारा है, तो 71, 71 ए, 71 बी। कौन कौन सी, हमने देखा 10 में कौन कौन सी धाराएं हैं, 64 से 75 है। लेकिन 9वीं अनुसूची में कौन सी धाराएं हैं, 71, 71 ए और 71 बी, ठीक है। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूज ही नहीं होना है, 71 में ही है, वो ए और बी भी है, ये आपको ध्यान रखना है। 3 धाराएं हुई इसकी, ठीक है, 5 हुई उसकी, 3 हुई इसकी, तो कितनी हो गई, 8 धाराएं 9वीं अनुसूची में जा चुकी है। उसके बाद आता है अध्याय 18। तो अध्याय 18 की कौन कौन सी धाराएं हैं, तो अध्याय 18 की है 240, 241 और 242, 3 उसकी हैं। तो इस तरह कितनी हुई, 5, 3 8 और 3 11। इसकी कौन कौन सी बताई मैंने, ये 239 से 256 तक है। और धाराएं इसकी अनुसूची में कौन सी है, 9वीं अनुसूची में, तो मैंने आपको बता दिया 240, 241 और 242। ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, अब ये संशोधन हुआ कब था, जब इसको 9वीं अनुसूची में डाला गया था। वेरी इंपॉर्टेंट, 9वीं अनुसूची में, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, क्योंकि अब हम देख रहे हैं महत्वपूर्ण बातें। हम अब ऐसी चीजें देख रहे हैं जहां से क्वेश्चन इससे बनता है। अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इसको बैक करके स्क्रीनशॉट ले लेना, इसमें इतना कोई दुविधा वाली बात है नहीं। ये आपके लिखने के लिए ही मैंने लिखा था। अगर मैं इसको लगातार लिख लिख के एक एक करके बताता तो बहुत लंबा वीडियो हो जाता, और मेरा ये था कि आपको छोटी सी एक वीडियो बन जाए, भले ही 1 घंटे की हो, लेकिन आप इस चीज को बड़े अच्छे से समझ जाएं। तो मैंने आपको एक बात तो बता दी कि इसमें संशोधन हुआ, तो कब हुआ, 1990 में संशोधन हुआ। और कौन सा था, 60वां, कौन सा संशोधन था, 60वां संशोधन था, ठीक है, याद रखना है, 60वां संशोधन 1990 में हुआ। कब हुआ, 1990 में 60वां संशोधन, ये आपको याद रखना है। माफ कीजिएगा, 66वां संशोधन, कौन सा, 66वां संशोधन है, ये आपको याद रखना है। 1990 में 66वां संशोधन हुआ। और इस संशोधन के धारा हमने कौन सा बताया, तो 8, 10 और 18, ये 3 बताए अध्याय। इनकी धारा कौन कौन सी थी, आप बताइए जल्दी से। 8, 10 और 18 की कौन कौन सी धाराएं हैं, तो 8 की हमने बताई थी 46, 47, 48, कौन सी बताई थी, 46, 47, 48, 48 ए और 49 बताई थी, ठीक है। फिर आया आपका 10, तो 10 की 3 धाराएं थी, कौन कौन सी थी, बहुत आसान थी, 71, 71 ए और 71 बी। फिर इसके बाद आया 18, इसकी कौन सी थी, 240, 241, ठीक है, और
242। तो ये इनकी धाराएं हैं जो जिनको डाल दिया गया है 9वीं अनुसूची में। और अब इन पे कौन कानून बना सकता है? तो केवल संसद ही इनमें कानून बना सकती है या हस्तक्षेप कर सकती है, और इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता। ठीक है, ठीक है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है कि अभी तक इसमें कितने संशोधन हुए हैं। इसमें कितने संशोधन, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कितने संशोधन इसमें हुए हैं? कौन बताएगा? जल्दी से बताइए कितने संशोधन, कमेंट करके। तो इसमें हुए हैं अभी तक 26 संशोधन। कितने हुए हैं? अभी तक इसमें 26 संशोधन हुए हैं। फिर एक बात आती है कि अंतिम संशोधन इसमें कब हुआ था? तो अंतिम संशोधन जो हुआ था वो हुआ था 1995 में। अंतिम संशोधन अंतिम कब हुआ है? तो 1995 में। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण संशोधन कब हुआ? महत्वपूर्ण हुआ 1947 में ही। कब हो गया? 1947 में ही इसमें महत्वपूर्ण संशोधन हुआ। ये बात आपको याद रखनी है। सबसे महत्वपूर्ण संशोधन तो 1947 का CNT संशोधन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? CNT संशोधन जो 1947 में हुआ था, ये सबसे महत्वपूर्ण है। यानी 3 बातें हमने देखी। कितने संशोधन? तो 26 संशोधन। ठीक है। अंतिम कब हुआ? तो 1995 में अंतिम हुआ था 26वां। और महत्वपूर्ण इसमें कौन सा है? तो 1947 का CNT संशोधन। क्यों महत्वपूर्ण है? ये इसलिए महत्वपूर्ण है दोस्तों CNT संशोधन, क्योंकि इसमें 46वीं अनुसूचित जो धारा 46 है, ठीक है, 47 में क्या है? धारा 46 को प्रतिस्थापित किया गया। ठीक है। और जो गैर अंतर जो जनजातियां हैं, इसमें किसको? धारा 46 को प्रतिस्थापित किया गया। ये याद रखना है। धारा 46 देखिए क्या है। ठीक है, धारा 46 को प्रतिस्थापित किया गया। और जो गैर जनजातीय जो जातियां हैं उनको भूमि के अंतरण को बंद कर दिया गया। किसके लिए? गैर जनजाति को भूमि का अंतरण। धारा 46 किस संशोधन में? 1947 के संशोधन में गैर जनजाति को भूमि का अंतरण क्या कर दिया गया? निषिद्ध कर दिया गया। याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। फिर इसमें एक संशोधन हुआ 1947 के बाद 1962 में। कब हुआ? 1962 में। और इसमें क्या कर दिया गया कि जो जनजाति थी उनके साथ साथ अनुसूचित जाति और पिछड़ी जातियों के भी भूमि अंतरण को निषिद्ध कर दिया गया। तो इसमें क्या क्या जोड़ दिया गया? शेड्यूल कास्ट और जो अदर बैकवर्ड कास्ट है उनको भी, पिछड़ी जनजातियों को भी इसमें, पिछड़ी जातियों को भी इसमें जोड़ दिया गया 1962 के बाद। और उनके भी भूमि अंतरण को निषिद्ध कर दिया गया 1962 में। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है। तो अब एक और क्या है? तो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है अधिनियम की धारा 49। ये भी आपको देखनी है। एक्ट की धारा 49, कौन सी? एक्ट की जो धारा है 49 देखनी है। कौन से एक्ट की बात हो रही है? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट की बात हो रही है। इसकी धारा कौन सी? 49 को भी आपको देखना है, क्योंकि इसमें भी क्या किया गया है? जो जनजातीय भूमि सहित अन्य भूमियों का अंतरण है उनको उद्योग, खनिज या इसके सहायक प्रयोजनों के लिए अनुमति दे दी सरकार ने। किसके थ्रू दी? धारा 49 के लिए, कि उद्योग वगैरह के लिए सरकार भूमि ले सकती है, ऐसा प्रावधान किया गया। इसलिए ये भी बात इंपॉर्टेंट है। फिर इसी अधिनियम की धारा 71 के में जनजातीय भूमि के किसी गैर जनजाति के अंतरण होने पर पुनः जनजातीय अंतरक को वापस दिलाने का प्रावधान किया गया है। तो ये धारा 71 के भी आपको याद रखनी है। मैं वो याद बता रहा हूं जो धाराएं याद रखनी है। अध्याय में बता चुका हूं कौन से इंपॉर्टेंट है। अध्याय मैंने आपको बताया 8, 10, 18 याद कर लेना, पहला याद होना चाहिए आपको, और 1, 2 और बताए थे। अब मैं धाराएं बता रहा हूं, तो धाराएं आपको 49 पता हो, धारा 71 क्या पता हो। ठीक है, ये पता कर लेना क्या क्या है। धारा 46 इसमें मैंने बता दिया आपको, ST, SC और OBC की भूमि किसी और को नहीं दी जा सकती। ठीक है। धारा 49 में मैंने आपको बताया कि इसमें क्या किया गया धारा 49 में, कि खनिज जो उद्योग वगैरह लगाने के लिए सरकार जमीन ले सकती है। फिर धारा 71 क्या बताया? धारा 71 में क्या है? किसी जनजाति की भूमि अगर ले ली जाती है किसी भी थ्रू, तो उसको वापस दिलाने का काम सरकार करेगी। ऐसे ही धारा 241 है, उसको भी आपको याद रखना है। ये खुंट कट्टियों के संबंध में है। जो खुंट कट्टी धारी हैं उनके लिए है। कौन सी? धारा 241, मुंडारी और खुट्ट कट्टी के लिए। मुंडारी और खुट्ट कट्टी याद रखिए, धारा 241। ये मैंने हालांकि उसमें बता दिया है
ये 241 और 242 इसकी बात हो रही है मुंडारी और खुंटकट्टी के बारे में, ठीक है। तो इनकी विशेष स्थिति है इसमें, ऐसे ही धारा 242 है, इसको भी आपको याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसमें भी भू वापसी के संबंध में बातें की गई हैं। तो ये एक बहुत मोटा सा एक छोटा सा आइडिया था। फिर इस 2010 में भी इस पे अर्जुन मुंडा सरकार ने काम किया था जनजातियों के लिए। तो ये एक चीज थी जो आपको पता होना चाहिए। अब हम लास्ट, ये संरचना थी, जो संरचना में आपको कुछ बातें पता होनी चाहिए थी वो मैंने बता दी हैं, क्या क्या पता हो। उसके बाद एक बहुत जल्दी से छोटी से लास्ट आते हैं प्रासंगिकता या महत्व पे, ठीक है। तो ये एक है जिसके बाद आपको इस बातों का समझ में आ जाएगा कि सीएनटी एक्ट में क्या समस्याएं हैं, जिसके लिए इस पे लगातार प्रश्न चिन्ह उठते रहते हैं, विद्रोह होते हैं, मांगे उठती हैं। महत्व या इसको हम कह सकते हैं प्रासंगिकता, क्या कह सकते हैं, महत्व या प्रासंगिकता इसकी अभी कितनी रह गई है। तो हमने एक बात बताई थी आपको कि ये किसके लिए लाया गया था एक्ट, तो ये लाया गया था जमींदारी के लिए, या फिर ये एक्ट लाया गया था रैयत और जमींदारों के संबंधों को स्थापित करने के लिए, निर्धारित करने के लिए। लेकिन मैंने आपको बताया प्रथम संविधान संशोधन से जमींदारी प्रथा तो उन्मूलन कर दिया गया। तो उसके बाद क्या हुआ, सरकार जो है वो जमींदारों की स्थिति में आ गई और निरंतर फिर क्या होना लगा कि सरकार और रैयतों में आपस में अपने अपने हितों को लेकर प्रतिस्पर्धाएं होने लगी। और इस प्रतिस्पर्धा के क्रम में क्या हुआ कि बहुत सारे कभी रैयत कभी जो सरकार है ये आपस में बदलते परिवेश के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पा रहे हैं वर्तमान में, और बहुत सारे केसेस होते रहते हैं। राजस्व न्यायालय है, जो राजस्व पदाधिकारी हैं, जो पद पे हैं, जो आसीन है, वो भी काश्तकारों की समस्याओं को लेके या तो बात हो, या फिर और बहुत सारी समस्याएं हैं, भूमि का वर्गीकरण है, या फिर भूमि की उपयोगिता है, या ग्रामीण समाज का जो परिवेश अब बदल रहा है। क्योंकि ये एक्ट कब का है, हम देख रहे हैं 1908 में आ चुका है, उसके बाद लगातार संशोधन हो रहे हैं, लेकिन अभी क्या चल रहा है, 2021 चल रहा है और ये 1908 का है। तो इसमें बहुत सारे परिवेश बदल गए, स्थितियां बदल गई हैं। अब बहुत ये उस समय को ध्यान में रख के बनाया गया था, 2021 की स्थितियां अलग हैं बिल्कुल, समाज बदल रहा है। तो इस चक्कर में क्या हो रहा है, बहुत सारे जो समाधान है वो मिल नहीं पा रहे हैं काश्तकारों को। और इस जो अभी क्या कर सकती है सरकार की, जो राजस्व न्यायालय है या राजस्व पदाधिकारियां हैं, उनकी भूमिकाओं को नए ढंग से रेखांकित किया जाना चाहिए। और भूमि के वर्गीकरण की जो उपयोगिता है, भूमि की जो उपयोगिता है, उसको लेकर कानूनों में एक पर्याप्त संशोधन की आवश्यकता है। और ऐसे संशोधन की जरूरत है जिससे जनजातीय हित भी सधे रह सके और झारखंड का जो विकास है वो चलता रहे। तो प्रासंगिकता पे अगर बात आती है तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या ये अधिनियम कब बनाया गया था और अभी वर्तमान स्थितियां क्या हैं, किस तरह बदल गई हैं। अभी तब की समस्याएं क्या थी, अब की समस्याएं बिल्कुल अलग हैं। अब का परिवेश बदल गया है और जो हमारे पदाधिकारी हैं उनका जो स्थितियां हैं, राजस्व न्यायालय है, कितने सारे केस लंबित हैं, कितनी सारी चीजें समय पे नहीं हो पाती हैं, जनजातियां कितनी जागरूक हैं अपने हितों के बारे में, कितना उनके साथ न्याय हो रहा है। तो ये प्रासंगिकता के समझ में विषय है। और यहीं पे हम आज का लेक्चर खत्म करेंगे। अगला संथाल परगना हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। इसका जब आप मुझे रिव्यू दोगे तो मैं अगला वीडियो बनाऊंगा। इसी बेसिस पे बनाना है कि कैसे बनाना है वो आपके रिव्यू के बाद मैं देखूंगा। हम पढ़ाते हैं बिल्कुल फ्री। तो वीडियो पसंद आया तो बिल्कुल सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए हमारा प्यार, और हमें अपना सपोर्ट दीजिए ताकि हम ऐसे ही मेहनत करके आगे बढ़ते रहें और सीखते रहें, सिखाते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, जय हिंद।